Everyone, welcome to a super interesting episode. So, SBI Mutual Fund very recently has launched its Energy Opportunities Fund. And today with us, we have a very special guest. We have Ruchit Mehta, who is the head of research for SBI Mutual Fund. In today's conversation, let's dive much deeper into what does SBI Energy Opportunities Fund have on offer for all investors like you and me. So, Ruchit, a very, very warm welcome to the Yeah, conversation. hi, Nirav. Nice to meet you. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट रोचित, जब भी हम एनर्जी अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं या निवेश करते समय जब भी एनर्जी की बात की जाती है, एक जाहिर सी एक अजम्पशन होती है कि ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स है पावर जनरेशन कंपनीज में जाएंगे या फिर पावर ट्रांसमिशन कंपनीज में। जो थोड़े बहुत savvy इन्वेस्टर्स होते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि चलो इसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन तरह के कंपनीज भी जोड़े जा सकते हैं। But is that assumption right? Is this all that there is to the universe when we talk about energy opportunities? तो पार्शली ये सही है। इसमें दो और एरिया है जो हमें देखने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो या तो ऑयल एंड गैस सेक्टर है या पावर सेक्टर है। उसका पूरा एक इकोसिस्टम है जो जैसे एंसिलरी स्पेस कहा जाता है। जैसे कि अगर आप कोई ऑयल कंपनी देखेंगे, अगर उन्होंने एक ऑयल वेल डिस्कवर किया है, राइट, तो वो जो ऑयल वेल है उसको डिग करने के लिए आपको ऑयल रिग्स चाहिए। Correct. साथ में बहुत सारे सर्विसेज कंपनीज चाहिए। तो उसमें एक अलग स्पेशलाइज सेट ऑफ कंपनीज होती है। सिमिलरली जैसे पावर सेक्टर में होता है, आपने एक थर्मल प्लांट डाला, बट उसके साथ आपको बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर चाहिए। आपको ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं, केबल्स लगते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगती है। तो बहुत सारे एंसिलरी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ना सिर्फ हम एनर्जी प्रोड्यूसर्स के में इन्वेस्ट करेंगे ये फंड में, पर उनके साथ जो भी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसकी वजह से जो भी बेनिफिशियरी कंपनीज है, पूरा एक इकोसिस्टम अगर हम गिनेंगे तो वो है। दूसरा है कि ये फंड में हम ऑल्सो न्यू एनर्जी कंपनीज को भी देखेंगे। न्यू एनर्जी माने जो भी रिन्यूएबल स्पेस में है। ट्रेडिशनल एनर्जी कहा जाएगा तो वो ऑयल एंड गैस है या थर्मल पावर है। न्यू एनर्जी कहेंगे तो वो रिन्यूएबल्स है, जैसे सोलार, विंड, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक बैटरीज एक्सेट्रा। तो ये फंड में हम वो कंपनीज को भी देखेंगे जो न्यू एनर्जी प्लेस भी है। करेक्ट, करेक्ट। सो जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, ये अभी आपने बहुत साफ तरीके से दर्शाया कि एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एनर्जी इन्वेस्टिंग, राइट? सो बट SBI म्यूचुअल फंड हैज अ वाइड बुटीक ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी. So one question that each one of us has on our mind, what is the case for a fund dedicated to energy alone? जैसे कि ये एक एनर्जी एज अ थीम आप आपके बाकी फंड्स में भी प्ले कर सकते हैं। क्या ये अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि आपको लगता है कि एक डेडिकेटेड फंड बहुत जरूरी है इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से कैप्चर करना है? या आपकी क्या राय है, व्हाई अ डेडिकेटेड फंड टुवर्ड्स एनर्जी? श्योर, ये बहुत ही एक दिलचस्प क्वेश्चन है। और मैं इसको दो तीन पार्ट्स में आंसर करना चाहूँगा, राइट। फर्स्टली, अगर हम ये सेक्टर देखेंगे तो इसका जो इंडेक्स में वेटेज है, जो भी हम बेंचमार्क फॉलो करते हैं, कोई लोग निफ्टी देखेंगे या कोई फंड्स की निफ्टी 100, 200, BSE 500। सो जैसे जैसे आपका इंडेक्स चेंज होता है वैसे वैसे एनर्जी सेक्टर का एलोकेशन चेंज होता है। बट ज्यादातर जो एनर्जी सेक्टर है, अगर हम उसमें से इंडेक्स का वेटेज देखेंगे तो 10% से भी कम रहता है। जनरली 5-6% या 7% के आसपास रहता है। तो अगर कोई भी फंड मैनेजर को आप देखोगे, अगर वो ये सेक्टर में अगर पॉजिटिव भी है, क्योंकि ये सेक्टर में दो तीन बड़े हैवीवेट कंपनीज भी है, तो अगर आप ओवरवेट भी रहोगे तो आप 7-8% के ऊपर जाओगे नहीं ये फंड में, क्योंकि आपको बहुत सारे अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है। तो अगर ये थीम अच्छा लगता है, अगर ये सेक्टर इंटरेस्टिंग है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6-7% का एक्सपोजर मिलेगा। जाके कोई इन्वेस्टर, अगर आप कोई भी थीमेटिक एलोकेशन करोगे आपके पोर्टफोलियो में, तो टिपिकली कोई भी थीम का एलोकेशन 10 to 15 या एट मैक्स 20% तक होगा। तो आप इसमें एक एडिशनल अल्फा जनरेट कर सकते हैं। अगर ये थीम आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन कर सकते हैं। दूसरा है कि ये सेक्टर अगर हम देखेंगे क्यों ये सही समय है इसके लिए, राइट। सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट दिस इज अ सेक्टर विच इज वेरी रीजनेबल इन वैल्यूएशन कंपेयर टू मार्केट एंड अ लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स।
अगर हम एंड दिसंबर का वैल्यूएशन देखेंगे तो निफ्टी इज रफली 20 टाइम्स, और ये जो एनर्जी एनएससी एनर्जी इंडेक्स है जो ये फंड का बेंचमार्क है, उसका वैल्यूएशन तकरीबन 15 टाइम के आसपास है। तो रफली अबाउट 25% और डिस्काउंट है ब्रॉडर निफ्टी से। और अगर हम बाकी सब सेक्टर देखेंगे, जैसे कंज्यूमर है, ऑटोमोबाइल है, इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स है, तो वहाँ पे मल्टीपल्स 25, 30, 35 बहुत ही हायर लेवल्स पे है। तो ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्टर्स में से है जहाँ पे वैल्यूएशन आपके फेवर में है। तो ये दो कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमें लगा कि एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को हम दे सकते हैं। तीसरा कि एट एसबीआई फंड्स अगर हम देखेंगे कि हमारे पास इन्वेस्टर्स के लिए थीमेटिक सॉल्यूशंस है, कंज्यूमर में है, आईटी में है, इंफ्रा में है, बैंकिंग में है, और ये एक मिसिंग गैप था। और हमें लगा कि ये सही समय है क्योंकि ये सेक्टर में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल अच्छे से बन रहा है, और वैल्यूएशन इन्वेस्टर के फेवर में इस समय है। तो हमें लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है हमारे पोर्टफोलियो में गैप फिल करने के लिए। Absolutely. So, since you mentioned valuation, let's quickly double click on the subject of valuations. एक बहुत ही इन दी फेस ऑब्जर्वेशन रहा है एनर्जी पैक को लेकर कि जो उसकी परफॉर्मेंस है ब्रॉडर इंडेक्स के कंपेयर में काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर चुका है, राइट? एंड नॉट जस्ट इन द शॉर्टर टर्म बट इवन ओवर द लॉन्गर पीरियड। निफ्टी एनर्जी अगर बेंचमार्क को ही कंसिडर किया जाए तो ब्रॉडर निफ्टी पैक से उसने आउट परफॉर्म ही किया है, राइट? और हाल फिलहाल की स्थिति अगर देखा जाए एकदम ही गए कुछ क्वार्टर्स की बात की जाए तो इनके जो प्राइसेस है जो निफ्टी एनर्जी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इनके प्राइसेस जो है काफी तेजी से रन अप कर चुका है। आपने ये चीज तो काफी क्लियर कर दी है कि वर्सेस अदर सेक्टर्स दिस sector might be undervalued. But the next natural question that comes is it still undervalued within its own scheme of things? Is there still a growth potential that will justify, entering at this current valuations, especially considering the way prices have run up? Do you feel that earnings expansion is going to outpace such a price growth that we have seen in recent times? Sure. I think one interesting aspect is that the sector, while it has run up, right, stocks have done very well in the last few months or few quarters, is that the run up has been because profitability has come back to normalcy, right? So अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी देखेंगे तो एट सम पॉइंट इन टाइम जब ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो गए थे, तो एक उनका एक लॉस काइंड ऑफ सिचुएशन आ गया था कुछ क्वार्टर्स के लिए। तो अब जाके ये कंपनीज एक प्रॉपर नॉर्मलिटी और प्रॉफिट्स में आई है, तो कंपनीज के वैल्यूएशन भी वहां से गिरे थे और अभी वापस आ गए। तो अभी जो रनअप हुआ है वो सिंपली एक प्रॉफिट के कैचअप के हिसाब से उनका रनअप हुआ है। दूसरा है कि ये जो सेक्टर है ये हिस्टोरिकली अंडर वैल्यूड रहा है, राइट, एंड राइटली सो, क्योंकि पास्ट में ये सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी क्वेश्चन मार्क्स होते थे, क्योंकि थोड़ा सा कमोडिटी का इम्पैक्ट था, थोड़ा सा गवर्नमेंट के पॉलिसीज का भी इम्पैक्ट था। तो एक थोड़ा सा एक फंडामेंटल चेंज यहाँ पे आया हुआ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत चेंज हो गई है पिछले कुछ सालों में, राइट। पहले जैसे सबको पता होगा कि डीजल और पेट्रोल पे सब्सिडी मिलती थी सबको, अभी वो सब्सिडी बंद हो गई है। कैरोसिन पे सब्सिडी मिलती थी, अभी कैरोसिन मिलता ही नहीं है, गवर्नमेंट ने एलोकेशन कम कर दिया है। एलपीजी में सब्सिडी मिलती है बट वो भी डीबीटी की मात्रा से होती है, तो गवर्नमेंट के बैलेंस शीट से आती है ना कि कंपनी के बैलेंस शीट से। उसमें भी वो टारगेटेड सब्सिडी है, सबसे गरीबों के लिए है, ना कि आप और मेरे जैसे लोगों के लिए है। तो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क चेंज हो गया कि उन्होंने सब्सिडीज हटा दी और वो कंपनीज के बैलेंस शीट से सब्सिडी हटा दी। साथ में गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि भाई हम अगर हम सब्सिडी देना भी चाहे तो हम सब्सिडी इन्वेस्टमेंट की तरफ दें। तो जैसे पीएलआई फॉर सोलर पैनल्स है, जैसे करंट लास्ट बजट में उन्होंने अनाउंस किया था 10,000 करोड़ का कुछ एलोकेशन दिया हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो एक सब्सिडी फॉर इन्वेस्टमेंट की तरफ चेंज हो गया। तो ये कंपनी जो हिस्टोरिकली प्रॉफिट था कि नहीं था, एक अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट में जी रही थी, वहां से पूरा चेंज हो गया एनवायरनमेंट की, जहाँ की हम सब्सिडी मैकेनिज्म हटा दिए हैं और फोकस करें इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो इनमें एक लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी का एक ब्रॉड स्टेबिलिटी आ गई है। तो इसीलिए हमें लगता है कि वैल्यूएशन, हाँ ठीक है, थोड़े चल गए हैं, बट यहाँ से अभी भी अगर अर्निंग्स ग्रोथ आते रहा तो डिसेंट रिटर्न बन सकते हैं यहाँ से। दूसरा है कि क्योंकि हम फंड अभी लॉन्च कर रहे हैं तो हमारे पास थोड़ा समय रहेगा पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए।
तो हम बहुत ही केयरफुल रहेंगे, ओवर वैल्यूड कंपनीज को खरीदना नहीं चाहेंगे, वैल्यूएशन पे बहुत ही माइंडफुल रहेंगे। ये एक हमारे एक फंडा उसका एक बहुत ही एक फोकस पॉइंट रहा है कि कोई भी कंपनी चेज नहीं करते वैल्यूएशन पे, ज़्यादा ओवर पे नहीं करते, क्योंकि अगर आप ओवर पे करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स बहुत ही मीडियोकर मिलेंगे। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच भी रहेगा हमारा, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज, इंटरेस्टिंग कंपनीज ऑलरेडी चल चुकी है। बट अगर अर्निंग ग्रोथ आती रहेगा तो हमें लगता है कि रिटर्न पोटेंशियल बनते रहेंगे। जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा। एक हमें ये समझ में आया कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही है, पर साथ ही साथ शुरुआत में आपने हल्का सा एक ज़िक्र किया था न्यू एनर्जी का। तो इस पर ज़रा-सा अगर आप थोड़े विस्तार में अगर आप इसके बारे में अगर बात कर सकते थे, तो इट वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी अ होल लॉट बेटर। टिल श्योर। नाउ व्हाट मोस्ट ऑफ अस एज़ इन्वेस्टर्स बिलीव कि न्यू एनर्जी केवल एक नैरेटिव है एंड सारा जो भी प्राइसिंग वगैरह देख रहे हैं, वो केवल उस नैरेटिव के बेसिस पर है। तो क्या ये सच है? हाउ मच ऑफ दिस न्यू एनर्जी नैरेटिव इज अ नैरेटिव एंड हाउ मच ऑफ इट इज एक्चुअली बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी एंड एट व्हाट पेस इज दिस कन्वर्टिंग इनटू रियलिटी? So there are two aspects to this, right? One is that from a very long-term standpoint, right, we will transition from fossil fuel energy to renewable energy. ठीक है, हम ऑयल कोल से ट्रांजिशन करेंगे टुवर्ड्स ग्रीनर टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसे विंड, सोलर वगैरह है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है फॉसिल फ्यूल्स का, ठीक है, उसको अगर हमें कम करना है तो हमें ग्रीनर ग्रीनर एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट का भी फोकस है, क्योंकि इसके रामिफिकेशन बहुत होते हैं। प्राइमरली फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ पे बड़ा इम्पैक्ट होता है, राइट, जैसे जो भी हमारे दर्शक दिल्ली से होंगे तो उनको पता होगा कि किस तरह से वो पराली जलने की वजह से कितना पोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है। तो साथ में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोयला जलना होता है, डीजल होता है, एक्सेट्रा। तो ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट होता है। तो गवर्नमेंट का भी फोकस है कि पोल्यूशन को अगर हमें कम करना है तो ये सब फॉसिल फ्यूल्स को कम करना पड़ेगा। बट ये आज का सॉल्यूशन नहीं, इसको 25 30 50 साल लग सकते हैं। दूसरा है कि कंज्यूमर का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है। तो कंज्यूमर भी चाह रहा है कि जैसे स्पेशली जो यंगर जनरेशन होती है, राइट, वो बहुत ही एनवायरमेंटल कॉन्शियस हो जाती है। तो जैसे अगर हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, राइट, दुनिया में जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च हो रही है, बहुत सारे यंगर जनरेशन, यंगर कस्टमर्स है, उसको इजीली अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली क्लीनर है कंपेयर टू से डीजल कार जैसे। तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन प्ले आउट होगा। नाउ जो ट्रेडिशनल एनर्जी कंपनीज है, ठीक है, उनके पास दो सोल्यूशन है। एक तो है कि आप एक्सेप्ट करें कि ये एनर्जी ट्रांजिशन इनएविटेबल है, आज नहीं तो कल होने वाला है। तो अगर ये एनर्जी ट्रांजिशन होने वाला है तो आप अभी से ही उसके पीछे इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आप आपका रेवेन्यूज, आपके मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट कर पाए। अपसाइड ये भी हो सकता है कि अगर न्यू एनर्जी बहुत ही फास्ट पेस ग्रोथ पे आ गया तो आपका ग्रोथ रेट भी बढ़ सकता है और आप मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ ना करो। तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे एनर्जी लॉस, आपका रेवेन्यू लॉस हो सकता है, एनर्जी मार्केट में आपका मार्केट शेयर लॉस हो सकता है, और धीरे धीरे कंपनी फिर एकदम सी ओल्ड मच्योर्ड स्लोइंग या नेगेटिव ग्रोथ वाली कंपनी बन सकती है ना। कोई भी कंपनी ये ना चाहेगी कि लॉन्ग टर्म में आप ग्रो ना कर पाए, कोई भी कंपनी ये ना चाहेगी लॉन्ग टर्म में आपका धंधा बंद हो जाए। तो सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं न्यू ट्रेडिशनल एनर्जी के कैश फ्लो यूज करके न्यू एनर्जी की तरफ। तो जैसे अगर हम इंडिया में देखेंगे कि कौन सोलर पैनल्स में इन्वेस्ट कर रही है, राइट, वही जो हमारे ट्रेडिशनल थर्मल पावर कंपनी है वही इन्वेस्ट कर रही है। कौन हाइड्रोजन में इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, वही जो ट्रेडिशनल ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी है, रिफाइनिंग कंपनी है, वही इन्वेस्ट कर रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि जो ट्रेडिशनल कंपनीज है उनके लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वही न्यू एनर्जी एरिया में इन्वेस्ट कर रही है। हाँ, आज के दिन में मार्केट में बहुत सारे कम कंपनीज है जो सिर्फ न्यू एनर्जी में स्पेशलाइज है, right? कि मैं सिर्फ रिन्यूएबल प्लांट्स डालूंगा या मैं सिर्फ रिन्यूएबल की टेक्नोलॉजी कंपनी, बहुत सी कम कंपनीज हैं। बट आगे बढ़ के जैसे जैसे रिन्यूएबल्स का स्पेस बढ़ते जाएगा, हमारा जो एक स्टडी किया था कि 2019 के आसपास सोलर पावर अब तकरीबन 15-16% ऑफ ऑल एनर्जी कंजम्पशन है इंडिया का। अगले 30 साल में ये कम से कम 65-70% हो सकता है। और सब रिन्यूएबल्स अगर हम ऐड करेंगे तो 75-80% हो सकता है। तो ये अगर ग्रोथ ट्रजेक्टरी होने वाला है रिन्यूएबल्स का, क्लीन एनर्जी का, तो बहुत सारी कंपनीज भी आएंगी। तो आज के दिन पे लिमिटेड हैंडफुल ऑफ कंपनी रहेगी, बट फ्यूचर में जाके क्योंकि ये सनराइज सेक्टर है, ग्रोथ सेक्टर है,
तो हमें लगता है कि बहुत सारे कंपनीज आएंगी। ऑलरेडी एक दो कंपनीज के आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं या प्लानिंग में है, तो आगे जाके ये यूनिवर्स तो बढ़ते ही जाएगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और आपने ये न्यू एनर्जी के बारे में तो बताया ही, पर साथ ही साथ आपने कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन भी दिया है कि आप कन्वेंशनल एनर्जी के बिल्कुल ही खिलाफ नहीं है। तो एक हमें ये समझ में आ रहा है कि एज एन इन्वेस्टर और एज अ फंड मैनेजर, SBI Mutual Fund is open to opportunities, whether it be in the conventional energy space or the traditional energy space. और ये ये एंड वी आर श्योर दिस विल बी बेसिस अ सर्टेन सेट ऑफ पैरामीटर्स, एक जिसे इन्वेस्टिंग फिलोसफी कही जाती है या इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो क्या ये इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क और फिलोसफी आप जरा विस्तार में हमें समझा सकते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड की क्या इन्वेस्टिंग फिलोसफी रहने वाली है इस SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड को लेकर? तो एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा इन्वेस्टर्स को कि ये कोई ग्रीन फंड नहीं है, ये कोई ग्रीन एनर्जी फंड नहीं है, ये एनर्जी फंड है। इसलिए यहाँ पे आपको ऑयल एंड गैस कंपनी भी दिखेगी, यहाँ पे आपको थर्मल पावर प्लांट्स कंपनी भी दिखेगी, और जैसे न्यू एनर्जी में अपॉर्चुनिटी आएगी हम वहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टर्स न्यू एनर्जी में ट्रेडिशनल एनर्जी कंपनी इटसेल्फ ही है। जैसे हम कहेंगे कि इंडिया की लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट कंपनी है, उनको ऑलरेडी प्लान एक है 2030 के आसपास हाफ ऑफ द कैपेसिटी शुड बी फ्रॉम रिन्यूएबल्स। तो ट्रेडिशनल कंपनीज ही रिन्यूएबल एनर्जी या न्यू एनर्जी का ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करने वाली, तो हम ट्रेडिशनल कंपनीज को इग्नोर नहीं करेंगे हमारे फंड के लिए। अभी फंड का प्रोसेस अगर मैं बताऊं तो यूनिवर्स है तकरीबन 80-90 स्टॉक्स का है, जो लिस्टेड यूनिवर्स के स्पेस में हम 20 से 25 कंपनीज को चुनेंगे ये फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। हम एक बारबेल अप्रोच रखेंगे, जहाँ की एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रहेगा ट्रेडिशनल कंपनीज में, जो वेल एस्टैब्लिश कंपनीज है, कैश फ्लो जनरेटिंग है, प्रॉफिटेबल है, मार्केट में वेल नोन कंपनीज है। वो ट्रेडिशनल एनर्जी की होगी बाय एंड लार्ज, क्योंकि साइज और कैश फ्लो तो आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश तो ही होता है। और दूसरे साइड में हम न्यू एनर्जीज कंपनीज को देखेंगे, जो कि हाई ग्रोथ हो सकती है एंड रिलेटिवली हाई रिस्क भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी कंपनीज को देखेंगे, राइट, आज के दिन में इंडस्ट्री में चार मेन टेक्नोलॉजीज हैं। अभी इन चारों टेक्नोलॉजी में से कौन सा टेक्नोलॉजी फ्यूचर में यूज होगा, कौन सा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ज़्यादा कमर्शियली वायबल होगा, वो आज हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम लेना चाहेंगे टेक्नोलॉजी स्पेस में एक्सपोजर, तो हम चारों लेंगे, क्योंकि शायद उसमें से एक दो कंपनीज बंद भी हो सकती है, एक आध कंपनी फेल हो सकती है, और एक कंपनी जो सक्सेसफुल होगी वो पूरा मार्केट से लेके जाएगी। ये हमने सब जगह देखा है। जैसे अगर आप ओल्ड कैसेट प्लेयर्स देखेंगे, वीडियो कैसेट प्लेयर, एक बीटा मैक्स टेक्नोलॉजी और एक VHS टेक्नोलॉजी थी। अभी बीटा मैक्स सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी, वो सोनी की टेक्नोलॉजी, पर फिर भी फ्लॉप हो गई, और VHS कंप्लीटली मार्केट शेयर गेन लेके चली गई, 80-90% मार्केट शेयर लेके गई, तो बीटा मैक्स खत्म हो गया था। तो टेक्नोलॉजी में बेट करना बहुत ही रिस्की होता है, इसलिए हम एक बारबेल अप्रोच रखेंगे, जहाँ पे ओल्ड जनरेशन प्रोवन टेक्नोलॉजी, एस्टैब्लिश कैश फ्लो, एस्टैब्लिश कंपनीज वाली कंपनीज रहेगी, और थोड़ा बहुत एक्सपोजर रहेगा न्यू एनर्जी कंपनीज में, जहाँ पे हाई रिस्क रहेगा, हाई ग्रोथ रहेगा, और हाई पोटेंशियल भी रहेगा। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश होगी, जैसे रिन्यूएबल और न्यू एनर्जी का स्पेस बढ़ते जाएगा, मोर स्टेबल होते जाएगा, तो हमारा एक्सपोजर उसके तरफ से थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये जो आपकी फ्रेमवर्क है, इससे आप इंश्योर करोगे कि जो मैक्सिमम एनर्जी अपॉर्चुनिटीज है उसका ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स को दिया जाए। सो रुचित, दिस ब्रिंग्स अस टू द क्लोज ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन। आई फील इट वाज अ फैंटास्टिक कॉन्वर्जेशन फॉर potential investors or viewers. Simply, SBI New Energy Opportunities Fund is undergoing its NFO period till 20th of February 2024. So if you're interested, you can log on to their website and read more about it, or you can go through the fund on the FISDM website itself or the FISDM application. So Ruchit, thanks a lot for this conversation. It was a pleasure chatting, and I'm sure that many more investors will take a much closer look at this fund, especially in context and after this conversation. So thank you, Ruchit. It was a थैंक यू great नीरव, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैट।